हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्नेजा स्मार्ट एकेडमी। हम इसमें कर रहे थे बिजनेस इकोनॉमिक्स। लास्ट में हमने हमारे प्रोडक्शन के जो टॉपिक थे वो ख़त्म कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स में कोस्ट का टॉपिक। इसमें हम पढ़ेंगे कि कोस्ट क्या होती है और उसके कुछ टाइप्स हैं हम यहाँ देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, कोस्ट क्या होती है। देखिए, हमने प्रोडक्शन में क्या पढ़ा था कि एक प्रोड्यूसर क्या करता है, इनपुट लेता है और आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, जब वो इनपुट लेता है तो इनपुट के लिए उसको कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, कुछ मॉनेटरी फॉर्म में उससे देना पड़ता है, तो उससे आप क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट इज अ मॉनेटरी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वेरियस पर्पज सच एज एक्वायरिंग रिसोर्स, प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस, एडवर्टाइजिंग एंड हायरिंग वर्कर। उस टाइम पे उसको क्या करना पड़ता है, रिसोर्स को बाहर से एक्वायर करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना पड़ता है, अपने वर्कर्स को पैसा देना पड़ता है, फिर उसको एडवर्टाइज भी करवाना पड़ता है, फिर मीडियोकर भी, मतलब बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो एक प्रोड्यूसर को करना पड़ता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ता है, जिससे आप क्या बोलते हो, कॉस्ट बोलते हो। ठीक है, ये थी बात कॉस्ट की। अब हम बात करते हैं कॉस्ट और डिफरेंट फॉर्म में। यहाँ पे कॉस्ट रेफर टू द मनी एक्सपेंस इनकर्ड बाय फर्म इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस, ये हमें पता है। बट इन इकोनॉमिक्स, अब हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में हम कॉस्ट को किस तरीके से पढ़ते हैं। कॉस्ट इज यूज इन अ ब्रॉडर सेंस में यूज़ किया जाता है इसको। कैसे, कॉस्ट इंक्लूड इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द एंटरप्रेन्योर ऑन रिसोर्सेज एंड सर्विस। इसका क्या मतलब है, एक बात बताओ, जो हमने बाहर से खरीद लिया उसके लिए तो हमने जो पैसा पे किया उसको तो हमने बोल दिया कि कॉस्ट है वो, लेकिन क्या जो एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन जो अपनी खुद की प्रॉपर्टी में बिजनेस कर रहा है, क्या उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। सोच के देखो कि अगर एक शॉपकीपर है, उसकी खुद की शॉप है और वो उसी के अंदर ही अपना बिजनेस चला रहा है। मान लीजिए वो अपना बिजनेस ना चलाता उस शॉप में, हो सकता है वो उस शॉप को किराए पे दे देता या उस शॉप को बेच देता, तो उससे उसको मनी मिलती ना। ठीक है, तो ऐसी चीज़ जो एक ओनर की खुद की है उसकी भी तो कोई ना कोई कॉस्ट होती है ना। उस कॉस्ट को क्या बोला जाता है, इम्प्यूटेड वैल्यू या इम्प्यूटेड कॉस्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है एंटरप्रेन्योर के ऑन रिसोर्स और सर्विस, ठीक है, एज वेल एज द सैलरी ऑफ द ऑनर मैनेजर। ठीक है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे जो हमें यहाँ पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को समझने के लिए अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे हमारे कॉस्ट की, जिसमें से सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, देखिए, मनी कॉस्ट आर द टोटल मनी एक्सपेंस इनकर्ड बाय फर्म इन प्रोड्यूसिंग अ कॉमोडिटी। मनी कॉस्ट टोटल मनी कॉस्ट होती है। इसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, वेजेस को, सैलरीज को, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल को, एक्सपेंडिचर करते हैं मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं। These are accounting costs which an entrepreneur take into consideration in making the payment to various factor of production। मतलब इन्हीं कोस्ट को ही आप क्या बोलते हो, अकाउंटिंग कोस्ट बोलते हो। जब एंटरप्रेन्योर इनको अपने अकाउंट्स में कंसीडर करता है तो इसे क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग कोस्ट। दीज मनी कोस्ट आर ऑल्सो नोन एज, इनको क्या बोला जाता है एक और नाम से, एक्सप्लिसिट कोस्ट, दैट एन अकाउंटेंट रिकॉर्ड इन अ फॉर्म्स बुक, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, मनी की फॉर्म में जो दिए जाते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, जिसको एक एंटरप्रेन्योर कंसीडर करता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोला जाता है। इसको क्या तो ये क्या हो गया आपकी अकाउंटिंग कॉस्ट। बट देयर आर अदर टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स कॉस्ट लाइक कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इम्प्लिसिट कॉस्ट की। इम्प्लिसिट कॉस्ट आर द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द एंटरप्रेन्योर ऑन रिसोर्स और सर्विस। ये अभी हमने बात की कि उसकी खुद की भी कुछ सर्विसेज होती हैं, उसका भी कुछ ना कुछ होता है, उसको क्या बोलते हो आप, इम्प्लिसिट इम्प्यूटेड वैल्यूज। ठीक है, द सैलरी ऑफ द ऑनर मैनेजर हु इज़ कंटेंट विद हैविंग नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए, ऑनर का मैनेजर, मतलब ऑनर जो खुद मैनेजर है, उसकी जो सैलरी है वो भी एक तरीके से आपके प्रॉफिट में पार्ट बनती है ना। बट डजंट रिसीव एनी सैलरी, एस्टिमेटेड रेंट ऑफ द बिल्डिंग, ये मैंने अभी आपको बताया कि उसका कोई ना कोई रेंट बनता है, लेकिन क्या वो खुद से रेंट चार्ज करेगा, नहीं ना। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ, अगर उसने जो पैसा था अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसके बदले में जो इंटरेस्ट है वो भी क्या इम्प्यूटेड वैल्यू है एक तरीके से। अगर वो उस पैसे को वहाँ ना लगा के कहीं और लगाता, बाहर सेविंग अकाउंट में भी डालता, तो उससे भी उसके पास इंटरेस्ट आता। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सेकेंड टाइप में, इकोनॉमिक्स कॉस्ट की। तो इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर हमारे पास क्या होती है, इंक्लूड होती है कौन सी, अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस में इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, या फिर आप एक तरीके से ये बोल सकते हो, जो आपकी अकाउंटिंग कॉस्ट होती है ना, वो तो सिर्फ होती है क्या, एक्सप्लिसिट। क्या होती है, सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक की
तो इसके अंदर क्या होती है, एक्सप्लिसिट भी होती है और इम्प्लिसिट भी होती है, दोनों कॉस्ट होती है। इसको एक तो इस तरीके से कहा जा सकता है, या इकोनॉमिक कॉस्ट को हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग कॉस्ट भी होती है और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी होती है। आ रही है बात समझ में? क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर कौन सी हुई, सिर्फ एक्सप्लिसिट, और इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों। तो इस चीज़ को हम एक और वे में लिख सकते हैं ना, अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस में इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो दोनों समझ में आ रहे हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, प्रोडक्शन कॉस्ट की। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो फर्म की होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। आपको पता है प्रोडक्शन के लिए जो हम फैक्टर यूज़ करते हैं, लास्ट वीडियोस में पढ़ा था, वेरिएबल फैक्टर होते हैं या फिक्स फैक्टर होते हैं। तो जो वेरिएबल फैक्टर पे हम कॉस्ट लगाते हैं उसे बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और सेकंड आती है हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट। आइए इसे डिटेल में करते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर दोज एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन विच चेंज विद द चेंज इन फर्म्स आउटपुट। ये चीज़ पता है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाएंगे तो ये कॉस्ट बढ़ेगी, जैसे जैसे आउटपुट कम करेंगे तो ये कॉस्ट कम होएगी। क्यों? ये वेरी कॉस्ट है, वेरी करती है मतलब चेंज होती है। लार्जर आउटपुट रिक्वायर लार्जर इनपुट ऑफ लेबर। जितना ज़्यादा आप आउटपुट चाहते हो उतना ज़्यादा ही आपको रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, फ्यूल चाहिए। इसी की वजह से क्या होएगा, इंक्रीज हो जाएंगे एक्सपेंस आपके प्रोडक्शन के। और अगर आपको क्या करना है, आउटपुट को कम करना है, तो ये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मतलब ये डिपेंड करता है आउटपुट पे। आउटपुट ज़्यादा है तो कॉस्ट ज़्यादा होगी, आउटपुट कम है तो कॉस्ट कम होगी। मार्शल कॉल्ड दिस वेरिएबल एज द प्राइम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। इनको क्या बोला जाता है, एक और नाम है इनका प्राइम कॉस्ट। ओके, तो वेरिएबल कॉस्ट समझ में आती है क्या है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसको क्या बोला जाता है, एक और नाम से सप्लीमेंट्री कॉस्ट। उसे क्या बोला जाता था, प्राइम कॉस्ट, इसे बोला जाता है सप्लीमेंट्री कॉस्ट। दीज आर दोज एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन विच डू नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। आउटपुट के चेंज होने से जिस कॉस्ट में चेंज नहीं होता। मैंने आपको बताया था जो आपका फैक्टर था वहाँ पे, फिक्स फैक्टर जो लैंड है वो फिक्स रहेगा, चाहे आप आउटपुट बढ़ा रहे हो चाहे नहीं बढ़ा रहे, तो उस पर लगने वाली कॉस्ट भी तो फिक्स रहेगी ना। दे आर रेंट और इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो लगनी ही लगनी है, चाहे आप आउटपुट करो चाहे नहीं करो। एक बार आपने उस चीज़ को ले लिया, उस फैक्टर को ले लिया, और अगर वो फैक्टर फिक्स है तो उस पर वो कॉस्ट लगेगी ही लगेगी, चाहे आप उस चीज़ से आउटपुट निकाल रहे हो चाहे नहीं निकाल रहे। ठीक है, डेप्रिसिएशन का चार्ज हो गया, वेजेस होगी, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ। अब यहाँ वेजेस और सैलरी किसकी बात कर रहे हो आप, परमानेंट। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, परमानेंट स्टाफ की जो सैलरी और वेजेस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। अरे बात समझ में। जो नॉर्मल लेबर की होती है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है, जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाओगे घटाओगे डिपेंड करता है। लेकिन परमानेंट स्टाफ की सैलरी और वेजेस क्या होते हैं, फिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, फिक्स्ड cost have to be incurred by the firm even if it stop production temporary। प्रोडक्शन चाहे आप बंद भी कर दो। अब आपने अपनी एक शॉप कर रखी थी फॉर एग्जांपल, रेंट पे थी, उसका रेंट आपको देना ही पड़ रहा था। अब कुछ टाइम के लिए अगर आपने अपना प्रोडक्शन बंद कर लिया, लेकिन फिर भी क्या होएगा, आप शॉप को बंद करके बाहर चले गए मान लीजिए 1 महीने के लिए, फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, वो 1 महीने का रेंट जो आपको देना ही देना पड़ेगा। ओके, सिंस दिस कॉस्ट आर ओवर एंड अबोव द अनयूजुअल एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोडक्शन दे आर डिस्क्राइब्ड एज द ओवरहेड कॉस्ट इन अ बिजनेस। इसलिए क्या होती हैं, एक तरीके से ओवरहेड कॉस्ट होती हैं बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट में कौन कौन सी आ रही है आपके पास, एक तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और नेक्स्ट वन इज़ योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है आपकी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, एक्चुअल कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट विच अ फर्म इनकर फॉर एक्वायरिंग इनपुट प्रोड्यूसिंग अ गुड्स और सर्विस सच एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब एक्चुअल से नाम से ही समझ में आता है जो एक्चुअल में बर्न की गई हो, एक्चुअल में इनकर की गई हो रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए, जो भी एक्चुअल में जब आपने कोई पैसा अपने हाथों से दिया है, दैट इज़ नोन एज योर एक्चुअल कॉस्ट। सिंपल है, नाम से ही समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ बेस्ट अल्टरनेट फोरगोन इन प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। प्रोडक्शन करने के टाइम पे सेक्रीफाइस ऑफ बेस्ट अल्टरनेट फोरगोन, बेस्ट अल्टरनेट फोरगोन की कॉस्ट को क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल हम आगे देखते हैं यहाँ पे, देखिए सिंस रिसोर्स आर स्केयर्स, हमारे पास जो रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं। दे कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस ऑल द थिंग्स साइमल्टेनियसली, हम साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। देयरफॉर इफ दे आर यूज टू प्रोड्यूस वन थिंग दे हैव टू विदड्रॉन फ्रॉम द अदर यूज। द कॉस्ट ऑफ वन इज
अल्टरनेट फोरगोन, मतलब एक की कॉस्ट तो चली गई, अब आप एक चीज़ का अगर प्रोडक्शन करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल वीट और राइस की बात कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, राइस का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो राइस के प्रोडक्शन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, वीट को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो वीट की जो सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट है ना, उसको क्या बोलेंगे आप, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इट इज़ द अपॉर्चुनिटी मिस्ड एंड अल्टरनेट फोरगोन इज हैविंग वन थिंग रादर देन अदर और इन पुटिंग अ फैक्टर सर्विस टू वन यूज़ इंस्टीड ऑफ द अदर। मतलब आपने क्या किया, जितने भी फैक्टर आप वीट के लिए लगाते हो उसको यूज़ कर रहे हो कहाँ पर, आप राइस के लिए। तो आपने क्या कर दिया, वीट को फोरगोन कर दिया, तो उसकी कॉस्ट जो निकल कर आएगी उसको क्या बोलेंगे आप, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट देखिए नाम से ही समझ में आता है, जब आप प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे होते हो, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे होते हो, जब भी आप किसी प्रोडक्ट पे डायरेक्टली किसी कॉस्ट को क्या कर सकते हो, एलोकेट कर सकते हो, तो उसको बोलते हो आप क्या, डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल था जो कि सिर्फ और सिर्फ, मैं फॉर एग्जांपल वुड का नाम ले रही हूँ यहाँ पे, वुड जो है हमने एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया, क्या लिया हमने, वुड लिया। वुड को हमने क्या किया, यूज़ किया हमारी फैक्ट्री में टेबल्स बनाने के लिए। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मैंने प्रोडक्ट बनाया टेबल, जो वुड थी उसकी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है किसके, प्रोडक्ट की कॉस्ट में, टेबल की कॉस्ट में। तो इसको मैं डायरेक्ट बता सकती हूँ कि ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, अब हाँ जी, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट के लिए फॉर एग्जांपल मेरी जो फैक्ट्री है उसके अंदर क्या है, मशीनरी है और उस मशीनरी से क्या कर रही हूँ मैं, 10 तरीके के प्रोडक्ट बना रही हूँ। ठीक है, तो उस मशीनरी को जब मैं चलाऊँगी तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का वो बिल मैं किस तरीके से एलोकेट करूँगी, वो हमारी जो कॉस्ट होगी ना वो इनडायरेक्ट नेचर की होगी। मुझे नहीं पता इन 10 में से कितना किस पे क्या यूज़ हुआ है, तो जिस कॉस्ट को हम डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते हैं ना प्रोडक्ट पे, सर्विसेज पे, तो उसको क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये नॉर्मल सेंस में मैंने आपको बताया। ये देखिए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट are costs that have direct relationship with the unit of operation. They can be easily or directly identified or attributed to a particular product, operation or plant. For example, the salary of a branch manager when the branch is a cost unit. एक branch को cost unit बना दिया, उसकी जो सैलरी है पता है कि उसी से रिलेटेड है, उस ब्रांच के अंदर जो प्रोडक्ट बना रहे होंगे वो डायरेक्टली उनसे रिलेट हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, On the other hand, indirect costs are those costs which source cannot be easily or definitely traced to a plant, product, process और डिपार्टमेंट नहीं बता सकते। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पे किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। स्टेशनरी भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो अपने मतलब ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको भी नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी यहाँ पे क्या, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है और सोशल कॉस्ट क्या होती है। प्राइवेट costs are the cost incurred by a firm in producing a commodity or service. एक फर्म किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्राइवेटली, निजी रूप से कितना पैसा उस पर खर्च कर रही है, कितनी मॉनेटरी फॉर्म में उसके लिए बाहर पैसा दे रही है, तो वो क्या होएगी, या फिर खुद से उसे जो बियर करना पड़ रहा है वो क्या होगी, उसकी प्राइवेट कॉस्ट। ठीक है, दिस इंक्लूड बोथ एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, क्योंकि दोनों चीज़ आ रही है, जो वो बाहर दे रही है और जो उसे खुद को बियर करनी पड़ रही है। हाउएवर द प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ अ फर्म में लीड टू इकोनॉमिक बेनिफिट और हार्म। प्राइवेट कॉस्ट समझ में आती है कि जो वो क्या कर रही है, खुद बियर कर रही है, या जो वो बाहर दे रही है किसी भी एक्टिविटीज़ को करने के लिए, गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए। अब बात करते हैं सोशल कॉस्ट की। सोशल कॉस्ट में क्या आता है, जब भी कोई फर्म काम कर रही होती है तो काम करते करते वो क्या करती है, हमारे एनवायरनमेंट को क्या करती है, या तो बेनिफिट देती है या फिर उसे हार्म करती है। हार्म करती है इन केस, तो उस वजह से जो हमारी सोसाइटी को कॉस्ट बियर करनी पड़ती है ना, उसको क्या बोलते हैं, सोशल कॉस्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़ लाइक स्टील, रबर, केमिकल पोल्यूट द एनवायरनमेंट विच लीड टू द सोशल कॉस्ट। If we add together the private cost of production and the economic damage upon others such as environment pollution, we arrive at the social cost. मतलब हमने क्या किया, अगर प्राइवेट कॉस्ट के अंदर हमारा कुछ डैमेज हो रहा है ना हमारी इकोनॉमी में, तो उसको भी अगर हम ऐड बैक कर देते हैं तो हमारे लिए क्या निकल के आती है कि सोशल कॉस्ट। मतलब हम प्राइवेट कॉस्ट के साथ साथ किसको हार्म कर रहे हैं, सोसाइटी को, तो वो जुड़ के हमारे लिए क्या बन जाती है, सोशल कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है और सम कॉस्ट क्या होती है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट डिनोट द टोटल एडिशनल कॉस्ट एसोसिएट विद द मार्जिनल बैच ऑफ द आउटपुट। इंक्रीमेंटल, इंक्रीज हो रही है जो, और यहाँ मार्जिनल वर्ड भी देखिए यूज़ हुआ है।
तो इसका मतलब समझ में आता है कि एक एडिशन करने से किसी भी चीज़ में जो इंक्रीमेंट हो रहा है कॉस्ट में, उसको क्या बोलेंगे आप, इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोलेंगे। These costs are addition to the cost resulting from change in the nature or level of the business activity। सेम वही बात है यहाँ पे, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, चेंज इन अ प्रोडक्ट लाइन, आपने प्रोडक्ट लाइन बदल दी, आउटपुट का लेवल बदल दिया, कोई चीज़ ऐड कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया, मशीनरी वगैरह है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल चेंज कर दिया, मतलब चेंज करने से जो आपकी कॉस्ट में चेंज आ रहा वो क्या होगा, आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगा। ठीक है। In the long run, firm expand their production, employ more man, material, machinery, equipment, all these expense, ये सारे के सारे expense क्या होते हैं आपके, incremental cost होती है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, sunk cost की। sunk cost क्या होती है, sunk cost are the costs that are not affected or altered by change in the level or nature of business activities। ऐसी cost sunk है बिल्कुल, मतलब वो चेंज हो ही नहीं सकती, बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती, बिल्कुल अल्टर नहीं हो सकती। They cannot be alter, increase or decrease by varying the level of activity or rate of output। जितनी भी आपकी पास्ट कॉस्ट हैं या फिर एक्चुअल में आप बियर कर चुके हो और आपको करनी पड़ेगी, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, वो क्या है, आपकी संक कॉस्ट है। ठीक है। सम कॉस्ट आर इरेलेवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग एज दे डू नॉट वेरी। अब एक बात बताओ, जो कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी, उसका आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो क्या आप उस पर ध्यान दोगे, नहीं ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ताकि क्या कर सकें, हमारा जो मैनेजमेंट है उस कॉस्ट को कम कर सके। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो ध्यान है ना, वो किस पे दिया जाता है, मेन इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे दिया जाता है, ताकि उसे रिड्यूस किया जा सके, ना कि संक कॉस्ट पे। क्योंकि संक कॉस्ट क्या होती है, पास्ट कॉस्ट होती है और एक्चुअल कॉस्ट होती है, जिसे अल्टर नहीं किया जा सकता, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। ओके। नेक्स्ट है आपके पास एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये हम पीछे अकाउंटिंग और इकोनॉमी में वैसे एक बार कर चुके हैं, लेकिन आइए यहाँ पे डीप में देखेंगे। एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर दोज पेमेंट दैट मस्ट बी मेड टू फैक्टर्स हायर्ड फ्रॉम आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ फर्म। फर्म के पास देखो, कुछ तो फर्म के पास खुद से होता है, लेकिन फर्म को क्या करना पड़ता है, बाहर से भी कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ती है। तो बाहर से खरीदने पे जितनी भी वो पेमेंट बाहर दे रहा है, जितने भी मॉनेटरी एक्सपेंस वो बाहर कर रहा है किसी भी चीज़ को हायर करने के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे आप, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दे आर द मॉनेटरी पेमेंट मेड बाय द एंटरप्रेन्योर फॉर परचेजिंग और हायरिंग द सर्विस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट फैक्टर विच डू नॉट बिलोंग टू हिम, जो उससे बिलोंग नहीं करते। सच पेमेंट एज रेंट दे रहा है, वो वेज दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, सैलरी दे रहा है, पेमेंट दे रहा है फॉर रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, सारे के सारे क्या आपके एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। इनके जो एग्जांपल्स हैं ना, ध्यान से देख लीजिएगा, इसका भी एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, बताइए कि कौन सी कॉस्ट कौन सी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट आती है आपके पास इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट रेफर टू द पेमेंट मेड टू द सेल्फ ओन्ड रिसोर्स यूज इन द प्रोडक्शन। दे आर अर्निंग ऑफ ओनर रिसोर्स एम्प्लॉयड इन द बेस्ट अल्टरनेट यूज। For example, a businessman utilize his service in his own business, leaving his job as a manager in a company। वही बात है कि उसे कहीं और बेहतर जॉब मिल सकती थी, हो सकता है वो किसी कंपनी में काम कर रहा हो, लेकिन क्या किया उसने, उसको छोड़ के अपना खुद का बिजनेस चलाया और वहाँ काम कर रहा है ना, तो उसे खुद उसकी भी तो कुछ कॉस्ट होनी चाहिए ना, तो उसके खुद के रिसोर्स की भी तो उसकी कोई कॉस्ट होगी, उसे क्या बोलेंगे हम, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। देखिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, द हिस्टोरिकल कॉस्ट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स इनकर्ड एट द टाइम द एसेट्स वॉज एक्वायर्ड। ये तो हम पढ़ते हैं, मान लीजिए हमारी जो काम है आज चल रहा है, लेकिन वो काम पहले से चलता हुआ आ रहा था, आपने उस टाइम में एक मशीनरी खरीदी थी, फॉर एग्जांपल 2000 में खरीदी थी, तो हिस्टोरिकल हिस्ट्री में पास्ट में खरीदी ना, उसकी जो कॉस्ट थी उसको क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट। इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ अ प्लांट एट अ प्राइस ओरिजिनली, जो हमने उस टाइम पे उसके लिए पे किया था, वो क्या है आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट। इन कॉन्ट्रास्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मीन्स द प्राइस दैट वुड हैव टू बी पेड करंटली फॉर एक्वायरिंग द सेम प्लांट। मतलब अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया 2000 में मैंने एक मशीनरी खरीदी, अब मैं उस मशीनरी को चेंज करना चाहती हूँ, क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है, तो अब मैं क्या करूँगी, उसको रिप्लेस करूँगी, तो उस पर जो मेरी कॉस्ट लगेगी वो क्या होगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है। फॉर एग्जांपल, सपोज द प्राइस ऑफ अ मशीनरी इन 1995 इज़ 1 लाख एंड प्रेजेंट प्राइस इज़ 250, तो एक्चुअल कॉस्ट जो उसकी आपने 1 लाख रुपए दी, वो तो क्या होगी, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट, लेकिन जो 250 आज के टाइम में एक्चुअल है उसकी खरीदने के लिए, दैट इज़ 250, वो क्या है आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ओके। नेक्स्ट आता है आपके पास पास्ट कॉस्ट क्या होती है और फ्यूचर कॉस्ट क्या होती है।
पास्ट कॉस्ट आर द कॉस्ट विच हैव बीन एक्चुअली इनकर्ड इन द पास्ट, जो पास्ट में की गई हो। दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होते हैं क्योंकि ये पहले ही की जा चुकी हैं। और फ्यूचर कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, फ्यूचर कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट दैट आर रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड इन सम फ्यूचर पीरियड। मतलब पास्ट कॉस्ट जो पहले कर चुके हो इसको आप अल्टर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसे ऑलरेडी कर चुके हो। लेकिन फ्यूचर की जो कॉस्ट होती हैं वो क्या होती है? एक्सपेक्टेड टू बी डन इन नियर फ्यूचर, आपको करनी है इन नियर फ्यूचर। तो एक बात बताइए, क्या आप ऐसी कॉस्ट को चेंज कर सकते हैं ना? आप उन्हें अल्टर कर सकते हैं ना? आप चाहें तो उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, आप चाहें तो उसे क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं? फ्यूचर कॉस्ट पे ज़्यादा जो है वो ध्यान देते हैं। The management is more interested in the future cost because it can exercise some control over them. If management consider the future cost too high, it either plan to reduce them or to find out source to meet them. मतलब वो या तो उसे कम करना चाहेंगे या उसे क्या करना चाहेंगे, उसके अलावा कोई और उसका सोर्स ढूंढना चाहेंगे। ठीक है। दीज कोस्ट आर ऑल्सो कोल्ड अवॉइडेबल कोस्ट और कंट्रोलेबल कोस्ट। वो क्या होगी? जो पास कोस्ट थी वो क्या होगी थी? अनकंट्रोलेबल थी, अनअवॉइडेबल थी, क्योंकि हम उन्हें कर चुके थे। लेकिन ये कैसी है? कंट्रोल कर सकते हैं और इसे आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने ये चीज़ें पढ़ी आज। हमने पढ़ा कोस्ट क्या होता है और हमने कोस्ट के जितने भी आपके वेरियस टाइप्स थे वो पढ़े हैं आज डिटेल में, तो इन्हें देखिएगा। ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है आपको पुट कर सकते हैं, वो कोस्ट से रिलेटेड कौन सा होता है, कोस्ट के आपको एग्जांपल देके पूछ सकते हैं। अकाउंटिंग और इकोनॉमिक कोस्ट जो है वो आपके लिए यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इनके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं डीप में, इसे करिए डिटेल में। ठीक है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।